नमस्कार साथियों, सीसीआई क्लासेस बालोतरा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। तो इससे पहले मैं एक बात कहूँगा कि अपने अभी तक जितना अध्ययन किया है, इस अध्ययन को आप कंटिन्यू देखने के लिए सबसे पहले सीसीआई क्लास के जो यूट्यूब पे चैनल बना हुआ है, उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो क्या है कि नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे, जिससे कंटिन्यू जो क्लासें चलती है वो आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो साथियों, कल हमने देखा था हिंदी साहित्य के जितने भी लेखक थे, उन लेखकों ने अपने अपने ग्रंथों के हिसाब से कवियों का समूह बनाया और कवि अपने हिंदी साहित्य लिखा था। तो आज हम देखेंगे श्याम सुंदर दास। पिछली क्लास में जो हमने अध्ययन किया, तो एक बार उसका रिवीजन करेंगे, फिर हम नई क्लास में जाएंगे। तो कल हमने पढ़ा था श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास का ग्रंथ था हिंदी भाषा और साहित्य। उसके बाद हमने देखा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1938 ईस्वी में अपना ग्रंथ लिखा था, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से प्रकाशित किया था। ठीक है। उसके बाद हमने देखा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने ये हिंदी के शिरस्त साहित्यकार, उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यास लेखक, आलोचक, चिंतक तथा शोधकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रमुख ग्रंथ अपने देखे थे इनके, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर हमने देखा हिंदी साहित्य का आदिकाल सन 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये ग्रंथ थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। फिर हमने देखा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया था, और 4 भाग थे, यानी कि इन्होंने आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, ये 4 कालों में इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कि द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। द्विवेदी जी ने संदेश रासक को हिंदी की पहली रचना तो माना ही साथ संदेश रासक को पहले धर्मेंद्र रस माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को नरसिंह अवतार कहा। मोस्ट इंपोर्टेंट करना, कबीर दास वाणी के डिक्टेटर हैं, इसको भी आप मोस्ट करना। फिर हम पढ़ेंगे राहुल सांकृत्यायन, मार्क्सवादी विचारक हैं ये, और वास्तविक नाम इनका था केदार पांडे। इनका हिंदी ग्रंथ का नाम था हिंदी काव्यधारा। हिंदी काव्यधारा सन 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर हमने पढ़ा कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ इन्होंने माना 769 ईस्वी से इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है राहुल सांकृत्यायन ने। और इन्होंने हिंदी का पहला कवि इन्होंने माना था सरपा को। ये रिवीजन आपने कल की क्लास में देखा था। और साथ में आपने देखा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत जो 2 भागों में आया था। फिर इन्होंने रीतिकाल को विशुद्ध साहित्य सर्जना काल कहा, और इन्होंने रीतिकाल को 3 खंडों में विभाजित किया। कितने खंडों में विभाजित किया? 3 खंडों में विभाजित किया, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र क्या है? मूल इतिहासकार नहीं है। मूल इतिहासकार नहीं है। ये क्या है? एक संपादक इतिहासकार है। डॉक्टर नगेंद्र क्या है? संपादक इतिहासकार है। और इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास 1973 ईस्वी से माना है। और इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया? 4 भागों में विभाजित किया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। फिर आधुनिक काल को भी इन्होंने अलग अलग भागों में विभाजित किया है। फिर हम देख रहे हैं आज इतने तो मुख्य थे, इसके अलावा और भी ग्रंथ लिखे थे लेखकों के नाम जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो हम देखेंगे अन्य प्रमुख इतिहास ग्रंथ। अन्य प्रमुख इतिहास ग्रंथ देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष वो लिखा था शिवदान सिंह चौहान ने। शिवदान सिंह चौहान ने लिखा था। फिर दूसरा है हिंदी साहित्य का
सरल इतिहास, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, वो लिखा था विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा था। एक अलग ग्रंथ है इनका और है, वो है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, वो भी किसने लिखा? विश्वनाथ त्रिपाठी। इन दोनों के नाम आप संयुक्त रूप से याद रख सकते हो, इन दोनों ग्रंथ इन्हीं के हैं। फिर अगला ग्रंथ हम देख रहे हैं साहित्य और इतिहास दर्शन। साहित्य और इतिहास दर्शन, और इनके लेखक हैं मैनेजर पांडे। हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य, ये लिखा था श्याम सुंदर दास जी ने। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी, फिर है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी, साहित्य और इतिहास दर्शन मैनेजर पांडे, हिंदी भाषा और साहित्य ये है श्याम सुंदर दास। फिर हमने हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला, इसके लेखक हैं श्याम सुंदर दास। हिंदी के मुसलमान कवि, ये ग्रंथ लिखा है गंगा प्रसाद सिंह, इंपॉर्टेंट करना, मोस्ट है ये। फिर है हिंदी वीर काव्य, हिंदी वीर काव्य लिखा था टीकम सिंह तोमर ने। टीकम सिंह तोमर का याद रह जाएगा, हिंदी वीर काव्य। फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन, इनका ये नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन, इनको अज्ञे भी कहा जाता है। तो इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का आधुनिक परिदृश्य। इन्होंने क्या लिखा? हिंदी साहित्य का आधुनिक परिदृश्य लिखा था। फिर अंतिम हम देखते हैं, मुख्य थे उन्हीं का लिखा है, बाकी तो बहुत सारे लेखक और उनके ग्रंथ, लेकिन मैंने आपके क्लास के हिसाब से इंपॉर्टेंट थे वही लिखा है। तो 10 अंतिम है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, ये लिखा था हरिओद ने। किसने लिखा? हरिओद। एक बार वापस देख लेना और अपने नोटबुक में लिखते रहना। फिर नेक्स्ट अपन देख रहे हैं तो अगली क्लास में हम देखेंगे कि संयुक्त रूप से अभी तक हमने जितना साहित्य का परिचय पढ़ा है, वो परिचय की आज अपनी अंतिम क्लास होगी। इस अंतिम क्लास में हम पूरा परिदृश्य देखेंगे कि शुरुआत से लेकर अंत तक जो हमने पढ़ा है वो उसको हम संक्षिप्त रूप में कैसे देखें। तो आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन। वैसे तो हमने साथ साथ में पढ़ा था लेखकों के, उनकी ग्रंथों के नाम भी पढ़ा था, कब शुरुआत हुई थी, इन्होंने कालक्रम का क्या नाम दिया, अलग अलग कालक्रम पढ़ा था, इस प्रकार से तो हमने पढ़ा था। लेकिन हमें एक अलग से देखते हैं, क्या है कि अपन को संक्षिप्त रूप में मिल जाएगा कि उनको तो साथ में याद किए, लेकिन अलग से हम याद करेंगे तो हम अपना जो कन्फ्यूजन रहेगा वो दूर हो जाएगा। तो अपन देखेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण। तो हम सबसे पहले देखते हैं, अपने देखा था कि इतिहास लेखन की जब शुरुआत हुई थी, सबसे पहले जॉर्ज गिरिसन का काल था, इन्होंने सबसे पहले काल विभाजन किया था। तो हम देखेंगे जॉर्ज गिरिसन, एक बार, तो जॉर्ज गिरिसन का काल विभाजन हम देखेंगे तो हिंदी के साहित्य के इतिहास का काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया था। तो सबसे पहले जो प्रयास किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था जॉर्ज गिरिसन ने किया था। यानी सबसे पहले जो अपने पद्धतियां पढ़ी थी, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति। तो वर्णानुक्रम पद्धति में हम अपन को जो लेखन कार्य था वो सही ढंग से नहीं लगा था, इसलिए अपने उनको खारिज कर दिया था। तो दूसरा जो काल था अपने पद्धति पढ़ी थी, उसका नाम क्या था? कालानुक्रम पद्धति। तो कालानुक्रम पद्धति को अपनाने वाले थे एक जॉर्ज गिरिसन थे और दूसरे कौन थे? शिव सिंह शेंगर। तो जॉर्ज गिरिसन का काल विभाजन था और इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कैसे किया था? प्रथम विभाजन किया था जॉर्ज गिरिसन ने किया था। जॉर्ज गिरिसन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान ग्रंथ में हिंदी साहित्य के संपूर्ण कालखंड को 12 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में विभाजित किया है? 12 भागों में विभाजित किया है। लेकिन इनका इतना महत्वपूर्ण नहीं है तो मैंने इसको स्लाइड में स्थान नहीं दिया है। नेक्स्ट किया था मिश्र बंधु, माफ करना मैंने वो कालानुक्रम में
शिव सिंह सेंगर बोल दिया था। वो शिव सिंह सेंगर वर्णानुक्रम पद्धति में है, मिश्र बंधु थे जिन्होंने कालानुक्रम पद्धति में भाग लिया था। तो हम बात करेंगे मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। पहले जॉर्ज गैरिसन ने देख लिया, टोटल उनके कितने थे, 12 भाग थे। 12 भागों में इन्होंने काल विभाजन किया हिंदी साहित्य का। और फिर सेकंड आते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन, मिश्र बंधुओं ने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 8 भागों में विभाजित किया। महत्वपूर्ण करना इसको, आप कितने भागों में विभाजित किया, 8 भागों में विभाजित किया। किसने किया, मिश्र बंधु। मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि मिश्र बंधु कौन थे, वो 3 भाई थे। 3 भाइयों के नाम शायद आपको याद होंगे। तो हम देखते हैं कि इन्होंने जो 8 भाग किए थे किस प्रकार से किए थे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, जो पहला और दूसरा यानी सामूहिक रूप से इन्होंने नाम क्या दिया था, आरंभिक काल। क्या नाम दिया, आरंभिक काल। और इसका समय क्या माना, 700 विक्रम संवत से लेके 1444 विक्रम संवत तक। विक्रम संवत और ईस्वी में आपको ज्ञात होगा, पहली क्लास में मैंने सब कुछ बता दिया था। तो आरंभिक काल जिसका समय है 700 विक्रम संवत से लेके 1444 विक्रम संवत, इन्होंने आरंभिक काल में को भी 2 भागों में बांटा। कौन कौन से, पूर्वारंभिक काल, पूर्वारंभिक काल जिसको समय माना 700 विक्रम से लेके 1343 विक्रम संवत तक। फिर इन्होंने दूसरा माना दूसरा है उत्तरारंभिक काल। उत्तरारंभिक काल जिसको 1344 विक्रम संवत से लेके 1444 विक्रम संवत तक इन्होंने कालक्रम ना दिया, उसका नाम क्या था, आरंभिक काल। इस प्रकार से इन्होंने दूसरे कालखंड का नाम दिया माध्यमिक कालखंड, जिसको भी 2 भागों में वापस बांटा इन्होंने। माध्यमिक कालखंड का समय क्या है, इन्होंने 1445 ईस्वी से लेके 1680 विक्रम संवत, 1680 विक्रम संवत तक इन्होंने माध्यमिक काल को भी 2 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल में इन्होंने देखा 1445 विक्रम संवत से लेके 1560 विक्रम संवत तक, 1445 विक्रम संवत से लेके 1560 विक्रम संवत। फिर आता है इनका प्रौढ़ माध्यमिक काल। प्रौढ़ माध्यमिक काल इन्होंने इसका समय बताया 1561 से लेके 1680 विक्रम संवत तक। ठीक है, फिर इस प्रकार से इनका ये कितना कालक्रम हो गए, 4 भागों में विभाजित इन्होंने कर दिया है। टोटली कितने, 8 भाग हैं। फिर इन्होंने अगला नाम दिया कालक्रम को, उसको अलंकृत काल। प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के किस कालखंड को अलंकृत नाम दिया है या किन कवियों ने दिया है, तो वो अपने लेखक हो जाएगा कौन, मिश्र बंधुओं ने। तो तीसरा नाम आता है अलंकृत काल, जिसका समय इन्होंने बताया 1681 ईस्वी से लेके 1889 विक्रम संवत तक। ठीक है, तो अलंकृत काल को भी इन्होंने वापस 2 भागों में विभाजित किया है। तो वो पहला इन्होंने भाग प्रकाशित किया वो है पूर्वालंकृत काल। पूर्वालंकृत काल सन 1681 ईस्वी से लेके 1790 विक्रम संवत तक, सॉरी ईस्वी नहीं विक्रम संवत, 1681 विक्रम संवत से लेके 1790 विक्रम संवत तक इन्होंने कालक्रम विभाजित किया। फिर अलंकृत काल को भी इन्होंने दूसरी भाग दिया, दूसरे का नाम दिया क्या, उत्तरालंकृत काल। पहले का नाम तो पूर्वालंकृत काल हो गया, दूसरा नाम क्या होगा, उत्तरालंकृत काल। वो सन 1791 विक्रम संवत से लेके 1889 विक्रम संवत तक। विक्रम संवत का ध्यान रखना, ईस्वी में और विक्रम संवत में थोड़ा डिफरेंट है। फिर इनका अगला काल है, उसका नाम है परिवर्तन काल नाम दिया। 7वें कालखंड का नाम क्या दिया इन्होंने, परिवर्तन काल नाम दिया। और इनका समय इन्होंने माना है 1890 विक्रम संवत से लेके 1925 विक्रम संवत तक। फिर अंतिम इन्होंने जो 8 भाग किए थे वो 8 भाग ये था वर्तमान काल, सन 1926 विक्रम संवत से लेके यानी कि वर्तमान तक इन्होंने इस कालखंड को माना है। तो ये थे मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। फिर हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, इन्होंने हिंदी साहित्य के कालक्रम को 4 भागों में विभाजित किया है और 4 में भी इन्होंने दोहरे नामकरण की पद्धति अपनाई है। जैसे आदिकाल, आदिकाल को इन्होंने क्या कहा, वीर गाथा काल। क्या कहा, वीर गाथा काल। समय बताया 1050 विक्रम संवत से लेके 1375 विक्रम संवत तक। आदिकाल, आदिकाल को इन्होंने क्या नाम दिया, वीर गाथा काल। सन 1050 विक्रम संवत से लेके 1375 विक्रम संवत तक। तो ये हो गया इनका आदिकाल। फिर इन्होंने दिया पूर्व मध्यकाल,
जिसको दूसरा नाम दिया इन्होंने क्या, भक्ति काल। पूर्व मध्य काल, इसी को इन्होंने क्या कहा, भक्ति काल है। और समय क्या बताया, 1375 विक्रम संवत से लेके 1700 विक्रम संवत तक। फिर इन्होंने तीसरे कालखंड का नाम दिया है उत्तर मध्य काल, और उत्तर मध्य काल को इन्होंने क्या कहा, रीति काल। क्या कहा, रीति काल। और संवत 1700 विक्रम संवत से लेके 1900 विक्रम संवत तक इन्होंने इस कालखंड को विभाजित किया। और अंतिम इन्होंने बताया अपना आधुनिक कालखंड। आधुनिक काल को इन्होंने क्या नाम दिया, गद्य काल। प्रश्न पूछा जाता है कि गद्य काल किसने कहा था, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। सॉरी, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। माफी चाहूंगा, किसने कहा, शुक्ल जी ने कहा था। फिर इन्होंने आधुनिक काल को भी अलग अलग भागों में विभाजित किया है। तो इन्होंने कहा प्रथम उत्तान काल, जिसे भारतेंदु युग के नाम से जाना गया। दूसरा इनका था द्वितीय उत्तान काल, जिसे द्विवेदी युग के नाम से जाना गया। और तीसरा था इनका तृतीय उत्थान काल, जिसको इन्होंने क्या कहा, छायावादी युग कहा। छायावादी युग का, यहाँ पे ध्यान रखना, शुक्ल जी ने कहा गद्य काल, भूल से नाम आ गया था द्विवेदी जी का। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, जो इनका प्रथम उत्तान काल था, हाँ वो 3 कालखंड हो गए। फिर हम देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य का इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ग्रंथ का नाम क्या है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। वो सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में इन्होंने 693 ईस्वी से लेके 1693 ईस्वी तक की कालावधि के हिंदी साहित्य को निम्नलिखित कालखंडों में विभाजित किया है। सन 693 ईस्वी से 1693, ठीक है। तो इस समय के बीच में इन्होंने अलग अलग काल विभाजन किया है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, संधि काल। क्या कहा, संधि काल। उसका समय इन्होंने माना है 750 विक्रम संवत से लेके 1000 विक्रम संवत तक। 750 विक्रम संवत से लेके 1000 विक्रम संवत तक। फिर इन्होंने दूसरा कालखंड का नाम दिया है चारण काल। ये विक्रम संवत में है, ठीक है, ये मैंने ईस्वी बताया, इसको आप विक्रम संवत में करके देख सकते हो। फिर चारण काल, चारण काल का समय इन्होंने बताया 1000 विक्रम संवत से लेकर 1375 विक्रम संवत तक। फिर तीसरे कालखंड का इन्होंने नाम बताया है, वो बताया भक्ति काल, और भक्ति काल का समय इन्होंने बताया 1375 विक्रम संवत से लेकर 1700 विक्रम संवत तक। फिर इनका समय आता है रीति काल। अगला कालक्रम इन्होंने बताया रीति काल, और रीति काल का समय इन्होंने बताया 1700 विक्रम संवत से लेके 1900 विक्रम संवत तक। फिर इन्होंने आधुनिक काल, आधुनिक काल का समय इन्होंने बताया है सन 1900 विक्रम संवत से लेके अब तक जो कालखंड था वो ये था। तो एक बार वापस देखेंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार इनका ग्रंथ था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इन्होंने इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के कालक्रम को विभिन्न भागों में विभाजित किया है। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि संधि काल किसने कहा, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। तो संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, इस प्रकार से इन्होंने हिंदी साहित्य के कालक्रम को विभाजित किया। फिर हम आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने का काल विभाजन, इन्होंने हिंदी साहित्य के कालखंड को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है आदिकाल। आदिकाल सन 1000 ईस्वी से लेके 1400 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से लेके 1400 ईस्वी तक इनका नाम दिया इन्होंने आदिकाल। फिर सन 1400 ईस्वी से लेके 1700 ईस्वी तक इस कालखंड को इन्होंने नाम दिया पूर्व मध्यकाल। क्या नाम दिया, पूर्व मध्यकाल। फिर इन्होंने 1700 ईस्वी से लेके 1900 ईस्वी तक, 1700 से लेके 1900 ईस्वी तक इस कालखंड को क्या नाम दिया, उत्तर मध्यकाल। क्या नाम दिया, उत्तर मध्यकाल। फिर इन्होंने 1900 ईस्वी से लेके अद्यावधि यानी अब तक जो कालक्रम है उसको इन्होंने क्या नाम दिया, आधुनिक काल।
क्या नाम दिया? आधुनिक काल। ये था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कालक्रम। फिर हम देख रहे हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इनका काल विभाजन। गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये इनके ग्रंथ का नाम है, मोस्ट करना थोड़ा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सन 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य को इन्होंने 4 खंडों में विभाजित किया, यानी 4 कालक्रम में इन्होंने बांटा है। सबसे पहले इन्होंने कहा प्रारंभिक काल। प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल किसने कहा, तो प्रारंभिक काल नाम दिया था वो गणपति चंद्र गुप्त ने दिया था। तो प्रारंभिक काल इन्होंने समय माना है 1184 ईस्वी से लेके 1350 ईस्वी तक का समय वो प्रारंभिक काल माना है। फिर पूर्व मध्यकाल 1350 ईस्वी से लेके 1600 ईस्वी तक का समय इनका ये क्या था? पूर्व मध्यकाल। फिर इन्होंने सन 1600 ईस्वी से लेके 1857 ईस्वी तक इस समय को इन्होंने माना है उत्तर मध्यकाल। क्या माना? उत्तर मध्यकाल। फिर इन्होंने 1857 ईस्वी से लेके अब तक यानी कि वर्तमान तक इन्होंने इसको माना है आधुनिक काल। इस प्रकार से इन्होंने इस कालक्रम को विभाजित किया, प्रारंभिक काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। फिर हम देखते हैं डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल, इनको रसाल भी बोला जाता है, ठीक है। डॉक्टर रसाल ने दोहरे नामकरण एवं दोहरे वर्गीकरण के साथ हिंदी साहित्य के समस्त इतिहास को निम्न 3 भागों में विभाजित किया है। बड़े ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है ये कि डॉक्टर रसाल ने यानी डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल जी ने दोहरे नामकरण की पद्धति अपनाई, साथ ही दोहरे वर्गीकरण के साथ में, ठीक है। तो दोहरे नामकरण एवं दोहरे वर्गीकरण के साथ हिंदी साहित्य के समस्त इतिहास को इन्होंने कितने भागों में विभाजित किया? तो 3 भागों में विभाजित किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आदिकाल। आदिकाल, जो आदिकाल था, आदिकाल को इन्होंने क्या कहा? हिंदी साहित्य की बाल्य अवस्था कहा। हिंदी साहित्य की बाल्य अवस्था कहा। किस काल को कहा इन्होंने? आदिकाल को नाम दिया। फिर आदिकाल को इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया, पूर्वार्ध आदिकाल और उत्तरार्ध आदिकाल। पूर्वार्ध आदिकाल में इन्होंने समय दिया है 1000 विक्रम संवत से लेके 1200 विक्रम संवत तक, सन 1000 विक्रम संवत से लेके 1200 विक्रम संवत तक। फिर इन्होंने जो उत्तरार्ध का आदिकाल समय दिया था उसका समय था सन 1200 विक्रम संवत से लेके 1400 विक्रम संवत तक। तो इन्होंने जो आदिकाल नाम दिया था और वापस दोहरे नामकरण की पद्धति थी, इस कारण इन्होंने क्या नाम दिया? हिंदी साहित्य की बाल्य अवस्था कहा जाता है आदिकाल को। फिर नेक्स्ट है मध्यकाल। मध्यकाल को इन्होंने कहा हिंदी साहित्य की कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। हिंदी साहित्य की किशोरावस्था। और इन्होंने मध्यकाल को भी 2 भागों में विभाजित किया, पूर्वार्ध मध्यकाल और उत्तरार्ध मध्यकाल। पूर्वार्ध में इन्होंने समय माना है 1400 विक्रम संवत से लेके 1600 विक्रम संवत तक, और फिर उत्तरार्ध मध्यकाल के इन्होंने समय माना है सन 1600 विक्रम संवत से लेके 1800 विक्रम संवत तक का समय इन्होंने माना है। तो ये था इनके दोहरे नामकरण और दोहरे वर्गीकरण के आधार पर कालक्रम, यानी बाल्य अवस्था, किशोरावस्था। फिर इन्होंने तीसरे कालखंड को नाम दिया आधुनिक काल, और आधुनिक काल को इन्होंने क्या कहा? ये तो हिंदी साहित्य क्या है? युवा अवस्था है। कौन सी अवस्था मानी इन्होंने तीसरे कालखंड में? आदिकाल की, आधुनिक काल की, हिंदी साहित्य की क्या है? ये युवा अवस्था है। और आधुनिक काल को इन्होंने वापस 2 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से? परिवर्तन काल और वर्तमान काल। परिवर्तन काल का समय इन्होंने माना 1800 विक्रम संवत से लेके सन 1900 विक्रम संवत माना है। फिर इन्होंने जो वर्तमान काल का समय माना है, और वर्तमान काल का समय इन्होंने माना सन 1900 विक्रम संवत से लेके अब तक का जो समय है इन्होंने वर्तमान काल माना है, ठीक है। तो ये था जितने भी अलग अलग लेखक थे उन लेखकों के अपने अपने ग्रंथ के अनुसार ये कालक्रम था। इसके बाद हम देखते हैं हिंदी साहित्य का जो वास्तविक विभाजन था। वास्तविक विभाजन था जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम समय मानते हैं आदिकाल हिंदी साहित्य का। वैसे हम पढ़ेंगे ना तो इस हिसाब से ही पढ़ेंगे हम। तो आदिकाल का समय माना गया है 1000 ईस्वी से लेके 1350 ईस्वी। समय क्या है? 1000 ईस्वी से लेके 1350 ईस्वी आदिकाल। फिर आता है पूर्व मध्यकाल।
पूर्व मध्यकाल का समय है 1350 ईस्वी से लेके 1650 ईस्वी। फिर आता है उत्तर मध्यकाल, और उत्तर मध्यकाल का समय है 1650 से लेके 1850 ईस्वी। फिर इन्होंने नाम दिया है आधुनिक काल, और आधुनिक काल का समय माना है 1850 से लेके अद्यावधि यानी कि अब तक। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण रूप से कितने भाग हुए, 4 भाग हुए, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। फिर आधुनिक के बाद में आता है पुनर्जागरण काल, जिसको कहा गया भारतेंदु युग, और इसका समय क्या माना है, सन 1850 ईस्वी से लेके 1900 ईस्वी तक का माना है। कौन सा समय, पुनर्जागरण काल, जिसे क्या कहा जाता है, भारतेंदु युग कहा जाता है। इसके बाद दूसरा है जागरण सुधार काल। पहला भारतेंदु युग था, अब कौन सा युग हो जाएगा, द्विवेदी युग। जागरण सुधार काल नाम है इसका, और इसी को क्या कहा जाता है, द्विवेदी युग कहा जाता है। सन 1900 ईस्वी से लेके 1920 ईस्वी तक के समय को क्या कहा जाता है, जागरण सुधार काल या द्विवेदी युग कहा जाएगा। इसके बाद आता है छायावाद। छायावाद प्रसाद पंत निराला युग, प्रसाद पंत निराला युग, सन 1920 से लेके 1936 ईस्वी तक, 1920 ईस्वी से लेके 1936 ईस्वी तक। फिर आता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद जिसको क्या कहा गया, साम्यवादी युग, सन 1936 ईस्वी से लेके 1943 ईस्वी तक का समय माना गया है। इसके बाद आता है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद को क्या कहा जाता है, अज्ञेय तार सप्तक युग। हम आगे पढ़ेंगे ना, उसमें हम बताएंगे तार सप्तक क्या होता है, इनका अज्ञेय जी ने क्यों बनाया, बनाने का कारण क्या था, हम अगली क्लास में देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये देखें कि इन्होंने प्रयोगवाद काल का, जिसे अज्ञेय काल या तार सप्तक युग कहा जाता है, सन 1943 ईस्वी से लेकर सन 1953 ईस्वी तक। इसके बाद आता है नवलेखन युग। नवलेखन युग जिसे क्या कहा जाता है, नई कविता युग, सन 1953 ईस्वी से लेके अब तक का समय माना है। तो ये था अपना क्या, हिंदी साहित्य का वास्तविक काल विभाजन था। फिर हम देखेंगे कि अलग अलग जितने भी लेखक हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं, इन इतिहासकारों ने अपने अपने अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। तो अपने जो पिछली क्लास में देखा था वो हमने साथ में देखा, दैनिक कालक्रम भी साथ में देखा था। और ये जो कवि हैं कि पहला कवि कौन था, हिंदी साहित्य का पहला कवि कौन था, ये जो साथ साथ में देखा, लेकिन हम अपन अलग से यानी संक्षिप्त रूप में देखते हैं, अलग से ही देखते हैं। तो हम देखेंगे हिंदी का आदि कवि एक विवादास्पद प्रश्न है, ठीक है। तो विभिन्न साहित्य इतिहासकारों ने अलग अलग कवियों को हिंदी का प्रथम कवि माना है, जो निम्नानुसार है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, तो सबसे पहले हमने देखा था कौन सा, शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर थे, उन्होंने किसको माना है, इन्होंने माना है पुष्य दंत को, या पुष्य या पुंड कवि, क्या पुष्य या पुंड कवि भी कहते हैं। तो वो किसने माना, शिव सिंह सेंगर ने। इनकी ग्रंथ का नाम आपको याद होना चाहिए, शिव सिंह सरोज। फिर दूसरा है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने पहला कवि किसको माना है, स्वयंभू को माना है। किसको माना, स्वयंभू को माना। उसके बाद हमने देखा राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का एक अलग लाइन में हेडिंग लगा के मैंने आपको बताया था, किसको माना, सरहपा या सरहपाद, एक ही नाम है लेकिन सरहपा आपको ज्यादा मिलेगा। तो इन्होंने पहला कवि किसको माना है, सरहपा को माना है। राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के कवि सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वे ये सरहपा कौन है, जो 84 सिद्ध थे, उन 84 सिद्धों में से एक कौन थे, सरहपा थे, जिन्होंने राहुल सांकृत्यायन ने इनको हिंदी साहित्य का पहला कवि माना है। फिर हम देखते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किसको माना है, शालिभद्र सूरी को। किसको माना, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। गुप्त भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं, जिसका रचना काल 1184 ईस्वी माना गया है। फिर हम देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने किसको माना था, अब्दुल रहमान को माना था, यानी अदमान भी कहा जाता है लेकिन अब्दुल रहमान आपको नाम याद रह जाएगा। फिर
बच्चन सिंह ने माना है विद्यापति को, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को माना है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी राजा मुंज या राजा भोज को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। तो साथियों, आज हमारा जो हिंदी साहित्य का परिचय था वो परिचय की क्लास समाप्त होती है। एक बार वापस आप जितनी भी पिछली क्लासें हैं तो आप एक बार देख लेना और अच्छे से रिवीजन करना।